ठीक है, शुरू करते हैं क्लास। देखो, तो पिछली क्लास में हमने फॉर्मूला लिखा था कूलम्स लॉ का, दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला लिखा था, और फोर्स का फॉर्मूला था के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, यही था ना। और उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि हम के को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब परमिटिविटी है। परमिटिविटी का मतलब अभी नहीं समझाया मैंने। परमिटिविटी अभी फिलहाल आपके लिए एक वर्ड है, और मैंने बोला था कि तीन तरह की परमिटिविटी होती है, एक तो वैक्यूम की, एक मीडियम की, और एक रिलेटिव, है ना। एप्सिलॉन इससे इसको लिखते हैं, वैक्यूम की परमिटिविटी को एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं, और ये फिक्स वैल्यू होती है इसकी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और इसका जो यूनिट था वो मैंने उल्टा लिख दिया था बेटा गलती से, है ना। तो यूनिट ये कर लो आप, उसका यूनिट आप उसका सही कर लें, है ना। तो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन का यूनिट है, ठीक है ना। मैंने ये के का लिखा दिया था यूनिट, ठीक है ना। तो ये मिस्टेक हो गई थी, इसको सही कर ले बेटा आप। बेटा क्वेश्चन वही देगा जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा। डेटा अगर उसका होगा मतलब उसमें डेटा ऐसा ही देगा जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। वॉल्यूम के मामले में वो सिलेंडर का क्वेश्चन नहीं देगा, क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। स्पेरिकल का वॉल्यूम वेरिएबल देगा वो आपको, उसमें इंटीग्रेशन कर पाना पॉसिबल है, सिलेंडर में नहीं हो पाएगा पॉसिबल, ठीक है। चलिए, और कुछ और कोई डाउट है क्या किसी का? चले देखे, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने 2 पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स पर बात करी थी, याद है आपको? चले, अब अपन इसी को आगे बढ़ाते हैं एक बार। 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स था, अपन इसी को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। चले, तो देखो क्या क्या बात अपन ने पिछली क्लास के अंदर कर ली थी। सबसे पहले बेटा बात तो पिछली क्लास में अपन ने ये करी थी, ध्यान से सुनना आप लोग। पिछली क्लास में अपन ने ये बात करी थी कि देखो, दो चार्ज मान लीजिए कि वैक्यूम में रखे हुए, उनके बीच में फोर्स मान लो कि एफ है, ठीक है। अब उन्हीं चार्जेस को हमने मीडियम में रख दिया सेम डिस्टेंस पर। वैक्यूम में अगर आर डिस्टेंस है तो मीडियम में भी उनके बीच में डिस्टेंस क्या रख ली, आर। तो सेम डिस्टेंस पर अगर आपने चार्जेस को मीडियम में रख दिया, तो जो उनके बीच में फोर्स लगेगा वो मीडियम में जो फोर्स लगेगा वो वैक्यूम के कंपेयर में कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? कम लगेगा। मतलब चार्जेस के बीच में मीडियम में लगने वाला फोर्स वैक्यूम के कंपैरिजन में कम होता है। ये अपने पिछली क्लास में बात कर ली थी, क्लियर है। अच्छा, पिछली क्लास में मैंने एक और बात आपसे बोली थी कि आप लोग ग्रेविटेशन की जो क्वेश्चन है वो करके आना। करके आए हो क्या? कितने बच्चे ग्रेविटेशन वाले सवाल करके आए? अच्छा, देख के आए, मतलब आइडिया है ना, मतलब किस पैटर्न के आपने सवाल ग्रेविटेशन में करे थे और किस अप्रोच के साथ करे थे, वो याद है आपको? बस ठीक है, फिर तो अब मैं यहाँ पे सवाल करना स्टार्ट करता हूँ। आज की पूरी क्लास में न्यूमेरिकली चलेंगे अपने, बस ठीक है। चलो तो स्टार्ट करें, काम थोड़ा फास्ट करेंगे आप लोग, ठीक है। लिखें, अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, a proton and electron are kept at 1 meter separation. A proton and electron are kept at 1 meter separation. Find electric force between them. Find electric force between them. Proton and electron are kept at 1 meter separation. Find electric force between them. चले, आप आराम से सोल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो कर लेंगे क्या इसको? कितने बच्चे आंसर निकाल के दे देंगे इसका? बड़ा सिंपल है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अच्छा, एक और बात देखो, मैंने आपको ये बताया था कि देखो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है ना, वो मीडियम डिपेंडेंट होता है। वैक्यूम में फोर्स का अलग होता है और मीडियम में फोर्स का वैल्यू अलग होता है, यस और नो। अब जैसे मैंने इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो मैंने ये तो मेंशन नहीं करा कि चार्जेस वैक्यूम में रखें कि मीडियम में रखें, तो फिर क्या कंसिडर करें? तो मैं आपको बता दूं, बाई डिफॉल्ट वैक्यूम कंसिडर किया जाता है। बाई डिफॉल्ट क्या कंसिडर करते हैं? अगर क्वेश्चन में मीडियम के बारे में बात नहीं हो रही है तो फिर आपको बाय डिफॉल्ट वैक्यूम कंसिडर करके ही सोल्व करना है क्वेश्चन को। तो मैंने अब ये भी नहीं बोला कि चार्जेस वैक्यूम में, और ये भी नहीं बोला कि चार्जेस मीडियम में है, तो आपको बाय डिफॉल्ट क्या कंसिडर करोगे बेटा? वैक्यूम कंसिडर करोगे और आंसर निकाल दोगे, क्लियर है। अच्छा, Q1 Q2 कौन कौन से चार्ज है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है ना।
एक बार सब इधर देखो, देखो एक तो चार्ज आपके पास कौन सा है बेटा, प्रोटॉन, दूसरा चार्ज कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। डिस्टेंस कितनी दी है, डिस्टेंस मैंने आपको दिए 1 मीटर। तो बताइए दो चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का चार्ज पता है? अब एक बार इधर देखो, बोलो सबसे पहले तो के की वैल्यू वैक्यूम के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, 9 × 10⁻⁹। अच्छा Q1 क्या प्रोटॉन का चार्ज ले लोगे, प्रोटॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, अब एक बात और देखो, ये तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में होता है, लेकिन देखो मुझे यहाँ पर फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है? और जब आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वहां पर अपन साइन को हटा देते हैं, अपने को सिर्फ मैथमेटिकल वैल्यू में आंसर देना है। तो जब मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तब मैं चार्ज का साइन फॉर्मूला में नहीं पुट करूंगा, चार्ज की सिर्फ वैल्यू पुट करूंगा, क्योंकि काम में किसका कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड में। मैग्नीट्यूड में साइन नहीं लेने वाला मैं। क्लियर बेटा? तो देखो प्रोटॉन का चार्ज जो है वो लिख दिया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज का सिर्फ मुझे वैल्यू लिखना है, साइन से मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड में काम कर रहे हैं हम लोग। क्लियर है? डिवाइड बाय आर, आर की जगह कितना 1। क्या सोल्व करा गया आपने? क्या, क्या लिखो 2.3, हाँ 0.4 को ठीक है, 2.3 × 10⁻⁻30। आप जो बोलोगे वो लिख दूंगा मैं, देख लेना फिर सही गलत आपके ऊपर है। अब 10 की पावर माइनस में है, चेक करो कितना आ रहा है, बोलो 28 आ रहा है, श्योर? अब देख लो, आप जो बोल रहे हो वो लिख देता हूं मैं, 28 न्यूटन। मैं चेक कर लेता हूँ, चलो एक बार इसको ना मैं चेक कर लेता हूँ, बस मामला पावर को लेकर ही है ना। ठीक है, 1.6 × 1.6, 16 × 16 मतलब होता है, हाँ तो ये 2.56 हो गया, और ये 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 हो गया, 23 हो गया ना। और इधर गया तो ये माइनस का 10 रह गया, और माइनस का 29 रह गया, और इसको अगर लिखेंगे तो 2.3 × 10⁻⁻20। ये सही आंसर है, ये सही आंसर है, ठीक है ना। तो 2.3 × 10⁻⁻28 न्यूटन ये आपका फोर्स हो गया। अच्छा एक और बात बताइए बेटा, चलो ये तो मैंने फोर्स का वैल्यू निकाल के दे दिया, अगर मैं फोर्स का नेचर पूछूं तो ये भी बता दोगे क्या? फोर्स का नेचर मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है कि रिपल्सिव फोर्स है? आप तो जानते हो ना इस बात को, किस दो चार्ज अगर सिमिलर नेचर के हैं तो उनके बीच में रिपल्शन लगता है, और अपोजिट नेचर के चार्जेस में अट्रैक्शन होता है। तो बताइए यहाँ पर एक तो मैंने इलेक्ट्रॉन दिया है और एक मैंने प्रोटॉन दिया है, तो अपोजिट नेचर के चार्ज हो गए ना। तो बताइए बेटा अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन? तो यहाँ पर अगर फोर्स का नेचर पूछे तो अट्रैक्शन आप बोल सकते हैं, तो ब्रैकेट में अट्रैक्शन भी लिख दो ताकि फोर्स का नेचर अट्रैक्शन है ये अपने को पता लग जाए। ठीक है, लिख दीजिए बेटा इसको। अगला क्वेश्चन बोलता हूँ, लिखें। अगला क्वेश्चन है टू टू न्यूट्रल स्पेयर्स, two neutral spheres are rubbed with each other. Two neutral spheres are rubbed with each other. Then placed. Two neutral spheres are rubbed with each other. Then placed at 9 meter separation. Then placed at 9 meter separation. And force between them. And force between them 14.4 Newton. Force between them 14.4 Newton. ठीक है, find
इसमें दो बातें फाइंड करनी है बेटा। फर्स्ट लिखे फाइंड, फर्स्ट लिखिएगा चार्ज ऑन ईच स्पेयर, चार्ज ऑन ईच स्पेयर, और सेकंड लिख दें इसमें नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन स्पेयर टू अनदर स्पेयर, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन स्पेयर टू अनदर स्पेयर। बताइए बेटा, आंसर आया किसी का? अच्छा देखो, मेरे हिसाब से इसमें फ्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट भी काम में आ रहा है। याद आ रहा है आपको? फ्रिक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर अपन दो बॉडीज को एक दूसरे के साथ रब करते हैं ना, तो एक बॉडी के कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज होती है, दूसरी बॉडी नेगेटिव चार्ज होती है। याद है आपको? और फ्रिक्शन द्वारा चार्जिंग में बॉडी पर इक्वल और अपोजिट चार्ज आता है बेटा। याद है आपको? जैसे ध्यान से सुनो, ऐसे समझो कि जैसे दो स्पेयर मेरे पास है। अच्छा मैंने रब किया, एक बार लिखना बंद कर दो बेटा, एक बार आप बोर्ड की तरफ देखो। ये दो स्पेयर मेरे पास है, दोनों को रब किया मैंने, मान लो। तो रब करने से मान लीजिए कि इसके एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर इस पर आ गए। तो जिससे एन इलेक्ट्रॉन निकले हैं उस पर प्लस एनी चार्ज आएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुए उस पर माइनस एनी चार्ज आएगा। तो स्पेयर पर इक्वल और अपोजिट चार्ज आएगा। यस और नो? तो बताइए, रब करने के बाद अगर सीन अपन देखें तो जैसे मान लीजिए कि दो स्पेयर आपके पास है बेटा। एक स्पेयर को मैंने ए बोल दिया, दूसरे स्पेयर को मैंने बी बोल दिया। अच्छा, पहले वाले स्पेयर का जो चार्ज होगा वो क्या होगा? प्लस में यानी दूसरे वाले का चार्ज क्या होगा? माइनस में यानी इक्वल और अपोजिट चार्ज आता है, फ्रिक्शन से ही अपने को पता होता है। यस और नो? अच्छा, दोनों के बीच का सेपरेशन आपको 9 मीटर दे रखा है। जो सेपरेशन है वो कितना है? 9 मीटर का सेपरेशन, और दोनों के बीच का फोर्स आपको दे रखा है। तो बताइए, अगर दोनों के बीच का फोर्स अगर अपन लिखना चाहें तो बोलो फोर्स को लिखने का फॉर्मूला क्या रहेगा? फोर्स को लिखने का फॉर्मूला रहेगा के, इसका चार्ज अगर क्यू है तो दूसरे वाले का भी क्यू। अच्छा, मैं साइन इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि काम मैग्नीट्यूड में कर रहे हैं हम लोग। मैग्नीट्यूड लिखते समय साइन लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड में लिखूंगा तो साइन लिखने की चार्ज का जरूरत मुझे नहीं है। तो एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, चार्ज दोनों का बराबर है तो पहले वाले का भी क्यू और बाद वाले का भी क्यू। तो आप इसको लिख सकते हैं एफ इक्वल टू, बोलो क्या, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। तो बोलो यहां से अगर मैं क्यू स्क्वायर का अगर वैल्यू निकालता हूं तो बोलो ये क्या आता है? एफ आर स्क्वायर अपॉन में के। और अगर मैं क्यू की वैल्यू निकालता हूं तो बोलो ये आता है अंडर रूट ऑफ एफ आर स्क्वायर अपॉन में के। इसमें कोई डाउट है किसी को? अब आपके पास वैल्यूज रख दो बेटा इसके अंदर। ठीक है, देखते जाओ आप लोग। बोलो एफ की जगह कितना? 14.4, आर की जगह 9, तो 9 इंटू 9 हो गया आर स्क्वायर। और के की जगह होता है 9 इंटू 10⁹ 9। अच्छा देखो, अभी 10⁹ 9 है ना, अब इसको मैं रूट से तो बाहर ला नहीं सकता, तो मेरी ट्राई ये रहेगी 10⁻10 बन जाएगी। तो 10⁻10 बने तो एक बिंदी हटाओ और नीचे एक जीरो बढ़ा दो, और मेरे हिसाब से पूरा सोल्व हो जाएगा। एक 9 से तो एक 9 उड़ा दो पहले। अब इधर देखो, बोलो 144 का रूट 12, 9 का रूट 3, और 10⁻10 का रूट 5। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो दिस विल बी 36 इंटू 10⁻⁻5 कूलम। यस और नो? तो ये चार्ज मेरे पास आ गया 36 इंटू 10⁻⁻5 कूलम। तो ये चार्ज और नीचे स्पेयर आ गया। ये तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया बेटा। अच्छा, सेकंड पार्ट सोल्व करना है, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। इसने एन पूछा है क्या? और आपको पता है कि एन बराबर क्यू बाई ई होता है। पता है ना बेटा, एन बराबर क्या होता है? तो नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए मतलब एन पूछा और एन बराबर होता है क्यू बाई ई। बोलो बेटा क्यू का वैल्यू कितना है? 36 इंटू 10⁻⁻5,
और बोलो ये ई कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90। सोल्व किया किसी ने? कितना आ रहा है 2.25 इंटू 10 की पावर कितना 15। ठीक है ना बेटा, यही आंसर आ रहा है। तो ये नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो बेटा, कोई भी परेशानी कोई कंफ्यूजन अगर है तो पूछ लो इसमें। क्या बेटा? हाँ वो रेफरेंस लेकर भी कर सकते हो, है ना। आपको पता है कि 1 कूलाम चार्ज के लिए इतने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो ये कूलाम चार्ज अगर लाना है तो फिर वो मल्टीप्लाई भी आप करके ला सकते हो। मतलब जब मैंने एक क्वेश्चन सोल्व करा था तो उसमें आपको दोनों ही तरीके बताए थे। एन निकालना है तो क्यू बाई से भी कर सकते हो, उससे नहीं करना चाहते हो तो फिर 1 कूलाम वाला जो रेफरेंस है उसको काम में लेकर भी कर सकते हो। ठीक, एक ही बात। यस, कितने बच्चों का आंसर आ गया था बताना इसमें? अगला क्वेश्चन बोलता हूँ फिर, बोलो। लिखें बेटा, लिखें 2 point charges having charge plus q and minus q. 2 point charges having charge plus q and minus q are placed at some distance, ठीक है। then force between them capital F, then force between them is capital F. Now 50% charge of one particle is transferred to another particle. Now 50% charge of one particle is transferred to another particle. Calculate new force. Calculate new force. क्या 3/4 टाइम्स ऑफ एफ? हाँ, कितने बच्चों का आंसर है क्या बेटा इसमें? यस, आप बताएं बेटा। हाँ, मतलब आंसर बताओ पहले, तो आंसर कितना है एफ? आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, कैसे बताओ? हाँ, क्यू और माइनस क्यू। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, किस किस का आंसर आ गया बेटा? हैंड रेज करो। जिन बच्चों का आंसर आ गया हैंड रेज करो फटाफट से। कौन कौन आंसर बता रहा है? हाँ बेटा आप बताओ, आंसर क्या है पहले, और किस किस का आंसर आया? अच्छा, 3f/4 से अलग आंसर है किसी का? f/4, 4f, f/4। हाँ, f/4 आंसर है क्या किसी का? f/4 आपका भी है, और इससे भी अलग आंसर है क्या किसी का? 3f/4 और f/4 से अलग आंसर है क्या किन बच्चों का, जिनका आंसर है बताओ? f/4, 3f/4 से अलग आंसर है किसी का तो बोलो। अब बोर्ड पे देखो सब।
एक बार सब लोग इधर देखें बेटा, आप लिखना बंद कर दे। देखो मैं टाइम दे चुका ना आपको, क्वेश्चन को समझे बेटा, पहले कहाँ गलती कर रहे थे पहले वो सीखना जरूरी है। सबसे पहले गलती पता होना चाहिए अपने को कि क्वेश्चन में कहाँ गलती कर दी, या फिर अगर नहीं सोच पा रहे, मतलब इस क्वेश्चन को अगर नहीं कर पा रहे तो कहाँ गलती कर रहे थे कि नहीं कर पा रहे थे। एक बार सब लोग इधर देखो ना। अच्छा देखो, दो पार्टिकल की बात हो रही है तो दो पार्टिकल मैंने ले लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एक पर प्लस क्यू है और एक पर माइनस। मैंने क्यू को कैपिटल में लिखा है, अगर आपने स्मॉल में लिखा है तो अपने सोल्यूशन में भी स्मॉल ही कंटिन्यू करना, और आपने अगर कैपिटल क्यू लिखा है तो आप कैपिटल क्यू में ही लिखना। ठीक है, मैं कैपिटल क्यू लिख रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है बेट। अच्छा इनके बीच का सेपरेशन मान लेते हैं कि आर है। सेपरेशन कितना है? अच्छा इनके बीच का फोर्स क्या लिखवा सकते हो क्या? कौन कौन इनके बीच के फोर्स को लिखवा देगा, जल्दी बोलो। क्या कूलम लॉ से लिखवा दोगे ना? तो इनके बीच का फोर्स होगा के Q1 Q2। अच्छा साइन छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यस और नो? अब इसके बाद के स्टेप में ही गलती हुई है आपसे, जो गलती हुई है इधर देख लो। जो गलती हुई है पहले वो देखो। अच्छा यहाँ पर क्यू था और यहाँ पर माइनस क्यू था। यस और नो? बोला कि एक का आधा चार्ज निकाल के दूसरे को देना है। एक का आधा चार्ज निकाल के क्या करना है? अब चलो इसका आधा चार्ज निकाल के उसको दे दो। इसका आधा कितना है? तो Q/2 इसमें से निकालना है। यस और नो? तो देखो Q/2 को इसमें से निकाल दो, तो Q/2 इसको इससे निकाल दो तो क्या रह गया, और वो Q/2 इसको दे दो। बस ये गलती करी है आप लोगों ने। तो इसका जो नया चार्ज होगा वो माइनस का Q/2 होगा। ये गलती कितने बच्चों से, ये बताओ पहले तो मेरे को। कितने बच्चों को गलती समझ में आ गई? कितने बच्चों को भी नहीं समझ में आई? गलती क्या हुई पहले ये समझ में आना चाहिए, और सही क्या है फिर ये भी समझ में आना चाहिए। आपने क्या करा कि यहाँ से Q/2 निकालने के बाद इसका Q/2 तो दे दिया, लेकिन आपने क्या करा, इस Q/2 को जोड़ने के बाद इसका नया चार्ज 3Q/2 लिख दिया, जो गलत है ना। यार माइनस क्यू में अगर आप Q/2 जोड़ोगे तो 3Q/2 थोड़े ना आता है, वो माइनस Q/2 आता है। यस और नो? तो नया चार्ज इसका Q/2 और उसका नया चार्ज माइनस Q/2। अरे यस और नो? और वैसे भी एक बात बोलूं, अगर आपके नए चार्जेस, ध्यान से सुनो, अगर आपके नए चार्जेस ये और ये हैं तो टेक्निकली गलत है। चार्ज कंजर्वेशन ही फेल कर दिया तुम लोगों ने, तो चार्ज कंजर्वेशन ही फेल कर दिया ना। सिस्टम का टोटल चार्ज तो कंजर्व होता है ना। आप अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर कर रहे हो तो उस दौरान न तो कोई नया चार्ज बनता है, न कोई पहले से बना हुआ चार्ज डिस्ट्रॉय होता है। टोटल जो पहले था बाद में भी वही होता है। आपके सिस्टम का टोटल पहले तो जीरो है और आपने बाद में माइनस क्यों करवा दिया, देखो। तो गलत तो वैसे भी था ये। अब देखो पहले भी जीरो था और अभी भी जीरो है, तो चार्ज कंजर्व है अपने इस वाले क्वेश्चन में। बात समझ में आ गई? चले बेटा, तो नया फोर्स निकालते हैं। देखो नया फोर्स में F2 मान लेता हूँ। बोलो कौन कौन F2 को लिखवा देगा? F2 को कौन कौन लिखवा देगा? क्या होगा? K Q1 की जगह Q/2, Q2 की जगह भी डिवाइड बाई आर स्क्वायर। दिस इज 1/4 K Q स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। और ये K Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या है? तो बोल बेटा, जो नया फोर्स होगा वो क्या होगा? F/4 होगा। लिख दीजिए इसको। लिख दिया ना आपने? अगला क्वेश्चन बोल दो फिर। लिखो। लिखें। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्पेयर्स, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्पेयर्स having charge, two identical conducting spheres having charge 3Q, कैपिटल में लिख देना Q को, 3Q and minus Q, 3Q and minus Q are placed at some distance, are placed at some distance, then force between them, then force of attraction between them, capital F,
then force of attraction between them, capital F. Now now spheres are touched with each other. Now spheres are touched with each other. Now spheres are touched with each other and placed at same distance. Now spheres are touched with each other and placed at same distance. Find new force. Find new force. F/3. कितने बच्चों का आंसर आया बताओ? क्या आंसर है बेटा? F/3। और किसका आंसर आया? और किसका? हाँ बेटा, F/3 आया। और F/3 सेम आ रहा है, F आ रहा है। F/3 आ रहा है, 3F आ रहा है। और किस किस का आंसर आ रहा है बेटा बताओ एक बार। हाँ लास्ट में बताओ। F/3 आ रहा है। चलो एक बार बोर्ड पे देखना सब। अब एक बार सभी लोगों का ध्यान, पूरा फोकस, पूरा टेंशन बोर्ड की तरफ होना चाहिए। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है पहले समझो। इस क्वेश्चन में कंडक्शन यूज हो रहा है, मैं आपको बताऊं। अच्छा पहले एक बात बताओ, अगर ये क्वेश्चन आपको करना है तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है। पहले तो चार्ज 3Q और -Q था, डिस्टेंस r मानकर फोर्स को लिख लो, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर से फोर्स को लिख लो। अरे यस और नो? अच्छा अब स्फीयर को टच करवा दिया आपने, और जब दो कंडक्टर्स को टच कराते हो तो याद है क्या होता है? चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होता है, और नए चार्ज का रेशियो रेडियस के रेशियो के बराबर होता है। और मैंने तो आपको ये भी बताया है कि अगर आइडेंटिकल स्फीयर होता है ना, तो चार्ज बराबर बराबर होता है। तो इनका नया चार्ज अगर निकालना है तो क्या करते हैं हम लोग? टोटल चार्ज निकालते हैं पहले तो, और टोटल चार्ज निकालकर उसको आधा आधा कर देते हैं। यस और नो? तो पहले वाला चार्ज तो 3Q और -Q, तो अब नया चार्ज जो भी आएगा वो देख लेना। यस और नो? तो पहले वाले चार्ज के अकॉर्डिंग पहले वाला फोर्स लिख दो, नए वाले चार्ज के अकॉर्डिंग नया वाला फोर्स लिख दो। नए फोर्स को कंपेयर कर दो पुराने फोर्स के साथ, दोनों का रेशियो लेकर नए फोर्स को किसके साथ कंपेयर कर दो? पुराने फोर्स के साथ। तो आपका नया फोर्स आ जाएगा पुराने फोर्स की टर्म में। बोलो क्लियर है ना? देखो अप्रोच मैंने बता दी, कितने बच्चों ने कर लिया ऐसा बताओ मेरे को। वेरी गुड। अब देखो इसको सोल्व किस तरह से करना है बेटा, पहले वो देखो, ठीक है। जैसे ये दो स्पेयर अपने पास है, एक बार सब लोग इधर देखो, एक स्पेयर ही हो गया और एक स्पेयर ही हो गया। इसको मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया। इसका जो चार्ज है वो मान लीजिए कि 3Q है, और दूसरे वाले का जो चार्ज है मान लीजिए कि वो -Q है। अच्छा सेपरेशन इनके बीच में क्या मान लो? R। यस और नो? अच्छा तो इनके बीच का फोर्स अगर लिखना है तो बोलो फोर्स क्या हो जाएगा? K 3Q, नहीं साइन नहीं लेना है, K 3Q Q अपॉन में R स्क्वायर। तो बोलो बेटा ये फोर्स क्या हो गया? 3KQ स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। ये फर्स्ट हो गया, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या बोला है कि नाउ स्पेयर्स आर टच, तो स्पेयर को टच करा दो बेटा। अच्छा बताओ स्पेयर को टच कराने से क्या होगा? टोटल चार्ज रेडियस के रेशियो में बटेगा। तो पहले तो टोटल चार्ज निकालो आप। बोलो टोटल चार्ज अगर निकालोगे तो वो आएगा 3Q -Q। बोलो 2Q आएगा ना? और ये जो नया चार्ज होगा Q1 डैश और Q2 डैश होगा, क्या रेडियस के रेशियो में होगा? तो ये 1:1 में होगा। बोलो इक्वल इक्वल होगा ना? तो बताइए इन स्पेयर का जो नया चार्ज होगा, जो Q1 डैश होगा और Q2 डैश होगा, बोलो वो क्या होगा? Q के बराबर होगा। किसके बराबर? Q के बराबर होगा। यस और नो? तो अब ध्यान से देखो बेटा आप लोग। तो देखो ये पहला स्फीयर है ए,
इसका जो नया चार्ज है वो आपके पास Q है, और दूसरा स्पेयर जो B है उसका जो नया चार्ज है वो आपके पास Q है, और सेपरेशन तो वही है। अरे वही है ना? तो नया फोर्स कौन कौन लिखवा देगा बताना? लिखवा सकते हो? चलो नया फोर्स अपन F2 मान लेते हो, तो बोलो F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? K Q इंटू Q डिवाइड बाई, तो बोलो ये क्या हो गया? K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब मुझे नया फोर्स कंपेयर किसके साथ करना है? तो दोनों को कंपेयर करने के लिए दोनों का रेशो कर लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 का रेशो कर रहा हूँ। तो ये हो गया F2 अपॉन में F इक्वल टू हो गया आपके पास K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर डिवाइड बाई 3 K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इससे ये कट गया और ये हो गया 1/3। तो F2 अगर आप निकालोगे तो ये हो गया आपके पास F/3। बोलो क्लियर है? अच्छा एक और बात, चलो ठीक है, जो मैंने आंसर पूछा था वो तो आ गया, लेकिन इसमें एक और पॉइंट मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, पहले वो समझना। अच्छा पहले क्या था, एक पर पॉजिटिव चार्ज था, एक पर नेगेटिव चार्ज था, तो दोनों में अट्रैक्शन था। यस और नो? अब का सीन क्या है, टच करने के बाद का सीन क्या है? दोनों पर सेम नेचर का चार्ज है। पहले पर अगर क्यू है तो दूसरे पर भी, दोनों पर क्या प्लस क्यू है ना? पहले एक पर +3 क्यू था, एक पर -क्यू था, अब एक पर प्लस क्यू और दूसरे पर भी, तो दोनों पर अगर सेम नेचर का चार्ज है तो बताइए अब दोनों स्फीयर के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है कि रिपल्शन? टच करने के पहले दोनों में अट्रैक्शन था, अब टच कराने के बाद दोनों में रिपल्शन। तो मैं इसका ऑप्शन ये भी दे सकता हूं कि न्यू फोर्स F/3 अट्रैक्टिव, न्यू फोर्स F/3 रिपल्सिव। नया फोर्स F/3 तो होगा, लेकिन अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव? तो ब्रैकेट में फोर्स का नेचर भी लिख दो, जो फोर्स होगा वो रिपल्शन का होगा। पहले अट्रैक्शन का फोर्स था, अब F/3 रिपल्शन का होगा। लिख दिया ना बेटा आपने? चले उसके बाद मैं एक और क्वेश्चन बोलूंगा। ठीक है। पहले तो मैं एक चीज आपसे लोगों से पूछता हूँ उसके बाद फिर अपन उसी को ना एक क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। एक चीज पहले समझा देता हूँ मैं आपको। अच्छा एक बात बताओ, जो पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था कि मान लीजिए कि दो चार्ज मेरे पास है Q1 और Q2, उनको मैंने मान लीजिए वैक्यूम में रखा है R डिस्टेंस पर, और फोर्स है उनके बीच में F। कितना फोर्स है? वही चार्जेस उसी डिस्टेंस के, उसी डिस्टेंस पर मैंने किसी मीडियम में लाके रख दिए। वही चार्जेस है और वही डिस्टेंस पर मैंने मीडियम में लाके रख दिया। तो अब मीडियम में रखने पर फोर्स का क्या होगा? अच्छा मीडियम में फोर्स क्या वैक्यूम से कम हो जाएगा? अगर वैक्यूम में F फोर्स था तो मीडियम में लाने पर जो फोर्स होगा वो F से तो कम होगा। ये अपने पिछली क्लास में डिस्कस हुआ था। यस और नो? अच्छा मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं मीडियम में जो फोर्स लग रहा है ना वो पहले से तो कम है, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं इस मीडियम में लगने वाले फोर्स को वापस पहले के बराबर करना चाहता हूँ। मैं मीडियम में रखने पर फोर्स कम हो गया है, यस और नो? लेकिन मैं मीडियम में जो फोर्स अभी लग रहा है इसको बढ़ाकर वापस से पहले जितना करना है मेरे को। क्या करना चाहिए?
अगर फोर्स कम हो गया और आप फोर्स को वापस बढ़ाना चाहते हो तो क्या करें? फोर्स को अगर वापस बढ़ाना चाहते हैं तो डिस्टेंस को कम करें, यस और नो? तो मीडियम अगर पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस को अगर मैं कम कर दूं तो क्या ये फोर्स वापस से वैक्यूम वाले फोर्स के बराबर हो सकता है, यस और नो? तो मेरा सवाल ये है कि मीडियम में कितनी डिस्टेंस में पार्टिकल के बीच में रखूं कि मीडियम में जो फोर्स लगे वो वैक्यूम में लगने वाले फोर्स के बराबर लगे। मेरा सवाल ये, इसको मैं लैंग्वेज में लिखा देता हूँ, सोल्व आप करेंगे। लिखो लिखो इसको, लिखो। 2 point charges are placed, 2 point charges are placed in vacuum at separation r, small r. 2 point charges are placed in vacuum at separation r. Then force between them is capital F. Then force between them is capital F. हो गया? Now charges are placed in medium. Now charges are placed in medium और ब्रैकेट में लिख दो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बराबर के. Now charges are placed in medium, ब्रैकेट में लिख दो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल्स टू के, ब्रैकेट क्लोज. Now charges are placed in medium, then calculate distance, so that force in medium and vacuum is equal. Force in medium and vacuum is equal. क्वेश्चन को समझ गए क्या? चलो तो सोल्व कर दो बेटा. आर बाई, देखो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन को समझो आप लोग, है ना? क्वेश्चन क्या है पहले उसको समझो, फिर उसके बाद क्या अप्रोच उसकी होनी चाहिए वो बाद में सोचना आप लोग, है ना? पहले क्वेश्चन को समझ लो, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है. क्या बेटा? अंडर रूट के आर स्क्वायर, मतलब ये कहना चाह रहा है, या आर अंडर रूट के कहना चाह रहा है? आर रूट के. देखो ये आंसर गलत इसलिए होगा क्योंकि मीडियम की जो डिस्टेंस होगी ना वो वैक्यूम से तो कम ही रखनी पड़ेगी आपको. आपकी डिस्टेंस जो आ रही है मीडियम के लिए वो वैक्यूम से ज्यादा आ रही है, क्योंकि के तो 1 से बड़ा होता है ना. आर अपॉन, वो एप्सिलॉन आर ही तो के दिया है मैंने इसमें. आर अपॉन अंडर रूट के आंसर आ रहा है आपका ना, आर बाय अंडर रूट के. हाँ कितने बच्चों का आंसर है आर बाय अंडर रूट के? हाँ कितने बच्चों का आ रहा है आर बाय रूट के? आ रहा है बेटा आपका? पीछे बताओ. ये जो पीछे है नहीं आ रहा है आपका बेटा. आगे इनके आगे जो थे आर बाय रूट क्या आ रहा है? क्या अप्रोच लगाई बेटा इसमें? हाँ 400 सेम रहेगा. Q1 Q2 पहले थे, Q1 Q2 अभी भी ले लेंगे.
हाँ ठीक है, मतलब ठीक है, लेकिन आपने उसमें अप्रोच क्या रखी क्वेश्चन को करने की? मतलब कुछ कंडीशन लगाया होगा ना, मतलब आप मीडियम और एफ वैक्यूम को बराबर करा होगा आपने, इक्वल करा होगा। ठीक है, सही अप्रोच है। एक बार इधर देखो बेटा आप लोग, सबसे पहले तो जो अपना क्वेश्चन है वो क्या बोलना चाह रहा है, पहले आप उसको समझे। आपका क्वेश्चन है बोलना चाह रहा है कि चार्जेस के बीच में वैक्यूम में और मीडियम में फोर्स बराबर है, यस और नो? तो सबसे पहले स्टार्टिंग अपन ये से करते हैं कि यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन बोलना चाह रहा है वो ये बोलना चाह रहा है कि एफ वैक्यूम जो है वो एफ मीडियम के बराबर है। एक बार बोर्ड पे देखो बेटा सब लोग, एफ वैक्यूम किसके बराबर है? एफ मीडियम के बराबर है, यस और नो? अब पिछली क्लास में मैंने वैक्यूम में लगने वाला फोर्स लिखना सिखाया था और मीडियम में लगने वाला फोर्स लिखना सिखाया था, याद है आपको? चलो सबसे पहले तो वैक्यूम में लगने वाले फोर्स को लिखते हैं, एक बार बोर्ड पे देखते तो पिछली क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा। ये अगर वैक्यूम में लगने वाले फोर्स को लिखना है तो आपके पास होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर वैक्यूम का फोर्स लिख रहे हो तो एप्सिलॉन वैक्यूम का लोते हो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। वैक्यूम में डिस्टेंस आर है ना, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। बोलो क्लियर है? अच्छा दूसरी बात, अगर मीडियम में फोर्स अगर लिखना है तो क्या उसका फॉर्मूला भी लिखाया था? मीडियम में फोर्स लिखना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। बोलो, Q1 Q2 अपॉन मीडियम की डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर मीडियम का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। एक बात बताओ, मैंने एप्सिलॉन एम को क्या लिखा था? ई नहीं बोलना है, पिछली क्लास में भी बोला था मैंने, एप्सिलॉन बोलना है। एप्सिलॉन एम को लिखा था एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब इसकी वैल्यू 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 1 से ज्यादा इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यस और नो? आपकी क्वेश्चन इसकी वैल्यू के दी है, कितनी दी है? तो एप्सिलॉन आर की जगह क्या रख दूंगा? के रख दूंगा। अगर वो 5 बोलता तो मैं 5 रखता, 10 बोलता तो 10 रखता, इसने के बोला है तो मैंने के रख दिया। ये के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट वाला के नहीं है, पहले तो ये क्लियर कर लो अपने दिमाग में। नहीं समझे क्या? ये के का मतलब क्या 9 × 10⁹ वाला के है क्या? ये वो के नहीं है, इसने डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू के दे दी। जैसे मान लो मैं इस सवाल में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको 5 लिख के दे सकता था, 10 दे सकता था, 15 दे सकता था, 20 दे सकता था, 30 दे सकता था, कुछ भी दे सकता था, यस और नो? मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू की जगह उसको के मान लिया है, तो आपको इस डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जगह के रखना है, तो एप्सिलॉन एम हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू के। ये बात किस किस को क्लियर है पहले तो बताओ? क्लियर हो गया बेटा? चलो तो अब इसको यहां पर अगर अपन रख देंगे तो बोलो ये क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, Q1 Q2 अपॉन में आर मीडियम का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, यस और नो? और क्वेश्चन आपका बोलना चाह रहे हैं कि यार वैक्यूम और मीडियम में फोर्स बराबर है, तो वैक्यूम और मीडियम में फोर्स अगर बराबर है तो इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दें? बराबर कर दें। तो देखो मैंने इक्वेशन 1 और 2 दोनों को बराबर कर दिया, दोनों को बराबर लिख रहा हूं बेटा मैं। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, Q1 Q2 अपॉन में आर मीडियम का स्क्वायर। Q1 Q2 से Q1 Q2, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास बचा 1 अपॉन में आर स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन में के इंटू 1 अपॉन में आर मीडियम का स्क्वायर। इसको उल्टा कर दो और उल्टा करके इसका अंडर रूट कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के इंटू आर मीडियम। तो जो आर मीडियम आपके पास आएगा, बोलो आर मीडियम क्या आएगा? आर मीडियम आपके पास आएगा आर बाई रूट की। ये आ गया बेटा? लिख लो बेटा इसको।
आप लोगों ने ग्रेविटेशन में एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन सोल्व किया होगा, वहां पर आपको बताया होगा कि एक एम मास के दो पार्ट करने हैं, तो उसके पार्ट्स बताइए कि दोनों पार्ट के बीच का फोर्स मैक्सिमम हो। किया था क्या आपने ऐसा क्वेश्चन? कितने बच्चों को याद है ऐसा क्वेश्चन किया था 11th क्लास में? आंसर क्या था उसका? m/2 और चलो वेरी गुड, आंसर तो याद है आपको। उसको सोल्व कैसे करना है ये भी याद है क्या? कितने बच्चों को याद है उसका सॉल्यूशन क्या था? क्या करा था उसमें आपने? डिफरेंशिएशन करा था, याद है? तो मैं सेम क्वेश्चन चार्ज के लिए पूछने वाला हूँ आपसे। वहां पर आप मास के दो पार्ट करते थे और उसके इक्वल पार्ट्स होने पर फोर्स मैक्सिमम लगता था, यस और नो? तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, चार्ज के दो पार्ट कराने और कंडीशन दूंगा कि फोर्स मैक्सिमम लगे, तो आंसर यहाँ पर Q/2 होगा। लेकिन बात यही सोल्व करके आपको देना है। आंसर मैंने दे दिया, सॉल्यूशन किस तरह से सोल्व करना है वो आपको देखना है। सोल्व कर दोगे? चलो भाई क्वेश्चन बोल देता हूँ फिर। लिखे लिखे a charge capital Q is divided into two parts. A charge capital Q is divided into two parts, and these parts are placed at distance r. These parts are placed at distance r. Find value of parts. Find value of part so that force of repulsion is maximum between them. Find value of parts so that force of repulsion is maximum between them. आंसर तो Q/2 है इसका, लेकिन कैसे Q/2 आएगा ये आपको बताना है। चलो सोल्व करो बेटा इसको। आगे क्या आंसर? हाँ जी, कितने बच्चों ने सोल्व कर दिया ये बताओ पहले तो मेरे को। कितने बच्चों ने सोल्व कर दिया इस क्वेश्चन को? आंसर नहीं चाहिए मेरे को, है ना, इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा ये चाहिए। मतलब बोर्ड में किस तरह से लिख के आओगे वो चाहिए अपने को इसमें। चलिए बताइए क्या आंसर है? क्या आंसर है? Q/2 तो है ना। चलो कौन कौन आंसर बता सकता है कि इस तरह से सोल्व होगा ये क्वेश्चन? कितने बच्चों ने किया है? कितने बच्चों ने हैंड रेज करो आप एक बार, बता बेटा। हाँ, नोटबुक दिखा दो बस। मैं एक बार हाथ हटा लूंगा सर। हाँ ठीक है बेटा। चले और किस किस ने सोल्व किया है बताओ। सॉल्यूशन दिखाओ, देखा आप अपना नोटबुक दिखा दो बेटा। ठीक है बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया। एक बार इधर देखो बेटा सब लोग, अब ध्यान से सुने आप लोग एक बार। अच्छा एक बात बताओ, पहले तो अपना क्वेश्चन जो है मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है ना? आपका क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि कोई चार्ज कैपिटल क्यू है जिसके दो पार्ट आपको करने हैं। अब देखो इस चार्ज के दो पार्ट करने के तो मेरे पास में कई सारे तरीके हो सकते हैं। इसके पार्ट में Q/4 और 3Q/4 भी कर सकता हूँ।
इसके दो पार्ट को मैं Q2Q/3 और Q/3 भी कर सकता हूँ। इसके पार्ट्स को तो मैं Q/2 और Q/2 भी कर सकता हूँ। इसके पार्ट को मैं +2Q और -Q भी कर सकता हूँ। इसके पार्ट को मैं -3Q और +2Q भी कर सकता, +4Q भी कर सकता हूँ। भाई दो पार्ट करने को बोला है ना आपसे, तो ये दो पार्ट ही तो है। अगर आप इसके दो पार्ट कर रहे हो तो दोनों पार्ट का जोड़ क्यों आना चाहिए? यस और नो? सारे ऑप्शन में देख लो, इनका जो जोड़ है वो क्यों आ रहा है। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्यों आ रहा है, इनका भी जोड़ क्यों, इनका भी जोड़ क्यों। मतलब दो पार्ट करने के तो मेरे पास में इनफाइनाइट तरीके हो सकते हैं। अगर बस मुझसे ये बोला जाता है कि यार चार्ज के दो पार्ट करने हैं, तो दो पार्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं? इनफाइनाइट तरीके चार्ज के दो पार्ट करने के हो सकते हैं। यस और नो? लेकिन दो पार्ट ऐसे करने हैं ताकि उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन मैक्सिमम लगे। तो सबसे पहली बात तो है कि रिपल्शन लगना चाहिए, और रिपल्शन तभी लगेगा जब दोनों पार्ट सेम नेचर के हो। यस और नो? इसलिए ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता और ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस होगा तो अट्रैक्शन होगा। तो मुझे रिपल्शन का फोर्स मैक्सिमम करना है। तो एक बात तो ये समझ में आ गई कि यार चार्ज के जो पार्ट मुझे करने हैं वो सेम नेचर वाले करने हैं। यस और नो? मतलब ये सेम नेचर के, ये दोनों सेम नेचर के पार्ट है, ये दोनों सेम नेचर के पार्ट है, तो सेम नेचर वाले पार्ट मेरे को करना है। अब सवाल आता है कि सेम नेचर के भी ऐसे दो पार्ट करने ताकि फोर्स मैक्सिमम हो। सेम नेचर के भी दो पार्ट ऐसे करने ताकि फोर्स क्या हो। अब देखो बेटा, इसको ओपन किस तरह से करेंगे, ध्यान से सुनना पहले तो आप लोग। इधर देखिएगा आप सब पहले। जैसे मान लो कोई क्यू चार्ज आपके पास था, इसके दो पार्ट करने थे। मान लीजिए कि एक पार्ट एक्स है, तो दूसरा पार्ट क्या होगा? बहुत बढ़िया, दूसरा पार्ट होगा Q-x। यस और नो? इनको रख दिया आर दूरी पर। कौन कौन फोर्स लिखवा देगा इनके बीच? आर दूरी पर रखने पर फोर्स कौन कौन लिखवा देगा? क्या लिखवा दोगे? तो बता बेटा, इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा, बोलो वो क्या होगा? के Q1 की जगह x, Q2 की जगह Q-x डिवाइड बाई, अगर आप इसको सोल्व करके लिखोगे तो बोलो क्या आएगा? ये आएगा के, बोलो, QX माइनस x² अपॉन में R²। ये फोर्स आ गया। यस और नो? अब मुझे इस फोर्स को मैक्सिमम करवाना है। ये तो फोर्स हो गया, फोर्स को क्या कराना है? अब एक बात बताओ, आप लोगों ने 11th क्लास में बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी थी पूरा महीना भर? नहीं पढ़ी थी? तो वहां पर आपको ये बताया गया होगा कि जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन लिख के दे दें या कोई फंक्शन आपको लिख के दे दें, और उस इक्वेशन या फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अगर आपसे पूछते हैं ना, तो वहां पर एक टूल होता था हमारे पास, मैक्सिमा मिनिमा। उसका यूज करके फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालते थे। तो उस टूल को यूज करने के लिए मैक्सिमा मिनिमा का जो कॉन्सेप्ट है उसका एक फिक्स प्रोसीजर था। उसके अंदर याद है क्या करते थे? सबसे पहले तो जो भी इक्वेशन, जो फंक्शन आपको दे रखा है जिसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है, उस इक्वेशन का सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन होता था, और वो जीरो के बराबर पुट करते थे। याद है आपको? किस किस को याद है? ऐसा आपने 11th क्लास में पढ़ा था। सबसे पहले उस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करते थे, उसको जीरो के बराबर करते थे। फिर उस इक्वेशन को जीरो करने पर जो सॉल्यूशन मिलते थे, उन सॉल्यूशन को डबल डिफरेंशिएशन में पुट करते थे। याद आ रहा है? और डबल डिफरेंशिएशन में पुट करने से अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो मैक्सिमा, और नेगेटिव वैल्यू आती है तो, सॉरी, पॉजिटिव वैल्यू आती है तो मिनिमा, और नेगेटिव वैल्यू आती है तो मैक्सिमा मिलता था। याद आ रहा है आपको? तो इस तरह से आपने 11th क्लास में पढ़ा था। तो देखो यही चीज अपन यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पर मेरे पास में चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स की इक्वेशन को लिख दिया मैंने कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स इतना लगेगा। ठीक है? अब मुझे इस फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो एक्स की ऐसी क्या वैल्यू हो ताकि फोर्स मैक्सिमम हो जाए। तो एक काम करो, मैक्सिमम पर अगर काम करना है तो इसका डिफरेंशिएशन करके जीरो कर दो, मैक्सिमम इनवर्स टूल लगा दो। तो बोलो इसका डिफरेंशिएशन मुझे करना है, किसके रेस्पेक्ट में करें? आपको किसकी वैल्यू चाहिए? तो एफ का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो आप। यस और नो? तो यहां पर मैं क्या करूंगा, डी एफ अपॉन में डी एक्स बराबर जीरो कर देंगे। तो देखते जाओ, डी एफ अपॉन में डी एक्स। एफ की वैल्यू बोलो क्या है? के अपॉन में R², QX माइनस x²। बोलो यही है ना? इसको जीरो कर दे। अच्छा, कौन कौन इस डिफरेंशिएशन को सोल्व करा सकता है बताओ आप? सबसे पहले क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर लेते हैं। कांस्टेंट कौन है? क्या बाहर लें? बाहर लेके जीरो में भेज दो। बोलो ठीक है। उसके बाद में QX का डिफरेंशिएशन, बोलो, Q बाहर आ गया और x का 1 हो गया ना, और x² का क्या जीरो के बराबर? तो जो x होगा वो कितना? तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई Q/2। और अगर आप डबल डिफरेंशिएशन में अगर x को Q/2 रखोगे ना तो नेगेटिव साइन आएगा, और नेगेटिव साइन में बताता है कि ये x इक्वल टू
Q/2 जो है इस पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो बोलो कि ये क्या फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू की कंडीशन होगी। तो बोलो जो पार्ट आ रहा है x की वैल्यू आ रही है, बोलो कितनी आ रही है, बोलो x की वैल्यू कितनी, और Q माइनस Q/2, तो बोलो चार्ज के दो पार्ट कितने कितने हुए। इसका मतलब सीधा याद रखना है कि अगर किसी Q चार्ज के अगर दो पार्ट करने हैं, और अगर आप उन दोनों पार्ट के बीच अगर मैक्सिमम रिपल्शन चाहते हैं, तो आपको उस चार्ज के दो बराबर पार्ट करने पड़ेंगे। समझाने के लिए जैसे मान लो मेरे पास एक 10 कूलाम का चार्ज है, ठीक है, और आपने बोला कि सर इसके दो पार्ट कर दो, और दोनों पार्ट के बीच मैक्सिमम रिपल्शन चाहिए अपने को, तो मैं बोलूंगा कि यार इसके दो बराबर पार्ट कर दो, 10 कूलाम है तो 5-5 कूलाम कर दो। यस और नो। मेरे पास 4 कूलाम है, उसके दो पार्ट करने और दोनों के बीच मैक्सिमम फोर्स चाहिए, मैक्सिमम रिपल्शन चाहिए, तो क्या करोगे, 4 कूलाम है तो 2 और 2 कूलाम कर दो। और पता है ये क्वेश्चन मास के लिए भी बन जाता है। ये क्वेश्चन किसके लिए बनता है, अगर मान लीजिए आपसे ये बोला जाता है कि मेरे पास में एक 10 ग्राम का मास पार्टिकल है, और मुझे उस मास पार्टिकल के दो पार्ट्स करने हैं, और ऐसे पार्ट करने के उन दोनों पार्ट के बीच मैक्सिमम फोर्स लगे, तो आप उसके दो इक्वल इक्वल पार्ट कर दो। 10 ग्राम का मास है तो 5-5 ग्राम कर दो, तो उनके बीच के उन दोनों के बीच में फोर्स क्या लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। बोलो क्लियर है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन बेटा याद रखना है डायरेक्ट इसको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा। लिख दो बेटा इसको। छुट्टी नहीं है, आपका जो टेस्ट 26 जनवरी को आना था वो प्री पॉन्डो 25 जनवरी को होगा, और कल आपका डाउट काउंटर ऑफ रहेगा। ऐसा बताओ किस लिए हुआ होगा। छुट्टियों पे तो कोई असर नहीं पड़ता वैसे भी, तो भी आपके दो छुट्टी हो रही थी, अभी भी दो ही छुट्टी हो रही है, तो भी दो ही छुट्टियां जा रही है इसमें भी। अगर पहले टेस्ट 26 को था ना, तो आपको सैटरडे और मंडे की छुट्टी मिलती, और अगर टेस्ट 25 का हो रहा है, तो वो आपको 24 और 26 की छुट्टी मिलेगी। टेस्ट वाले दिन भी तो केवल टेस्ट ही तो दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चलो तुमने लिख दिया होगा, ये तो लिख दिया है, तो फिर अगला क्वेश्चन लिखो फटाफट से। हम्म। अरे 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 अरे, ये पॉजिटिव या नेगेटिव इसका नहीं देखते वैल्यू, डबल डिफरेंशिएशन में रखने के बाद पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं। तो डबल डिफरेंशिएशन में थोड़ी रखा है मैंने, ये तो एक्स का वैल्यू निकाला है। अब इस एक्स का ये वैल्यू डबल डिफरेंशिएशन में रखना होता है। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब एक और बार डिफरेंशिएशन करना है इसका, उसमें रखने पर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो मैक्सिमा, और पॉजिटिव आ रहा है तो मैक्सिमा। हाँ, चलो बेटा अगला क्वेश्चन बोलते फिर। वेरी गुड, अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन बोलो, लिखिए बेटा, क्वेश्चन लिखिए। टू पॉइंट चार्जेस, 2 point charges are placed at 1 meter separation. 2 point charges are placed at 1 meter separation. Then force of repulsion between them. Then force of repulsion between them is capital F.
force of repulsion between them is capital F. ठीक है. Now point charges are replaced by conducting spheres. Now point charges are replaced by conducting spheres, each of radius 30 centimeter. Point charges are replaced by conducting spheres, each of radius 30 centimeter and having same charge as that of point charges and having same charge as that of point charges and distance between center of spheres is 1 meter. Distance between center of spheres is 1 meter. Then new force is F dash. New force is F dash. Compare F and F dash. मतलब सुने क्वेश्चन क्या है, आप ट्राई करना चाहोगे? मत करो मेरे हिसाब से. इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट है जो आप अभी जानते नहीं हो बेटा, पहले आप सीख लो उसको, है ना. एक बार सब लोग इधर देख लें, अभी नया है आपके लिए तो एक बार इधर देख लो. पहले मैं सोल्व करना सिखा देता हूँ उसको, किस अप्रोच के साथ काम करना है पहले वो देख लो आप एक बार. इसको ये हटा दो ना, हटा दो इसको. चलो इधर ही कर लेते हैं. एक बार बोर्ड पे देखें सब लोग. पहले तो जो आपका क्वेश्चन उसको समझो पहले आराम से, काफी लंबा लैंग्वेज है तो पहले अपन इसके एक एक लाइन को समझते हैं और क्या क्वेश्चन बोलना चाह रहा है पहले उसको समझ लेते हैं. ठीक है ना. क्वेश्चन आपका ये बोलना चाह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस है मेरे पास और उनके बीच में जो रिपल्शन का फोर्स है वो F है और डिस्टेंस R पर रखे हुए. अब सिंपल सी बात यह है कि दो चार्जेस के बीच में अगर रिपल्शन हो रहा है तो या तो दोनों पर प्लस चार्ज है या दोनों पर माइनस चार्ज है. ये तो जानते हो ना. सेम नेचर के चार्जेस में क्या होता है? रिपल्शन. और अगर अट्रैक्शन होता है मतलब चार्ज का नेचर अपोजिट है एक दूसरे पर. रिपल्शन की बात हो रही है मतलब दोनों पर नेचर सेम है, या तो दोनों पर प्लस है या दोनों पर. अब इसने नहीं बोला कि प्लस है माइनस है, तो जो आपकी मर्जी पड़े वो मान लो. चलो मैं दोनों पर प्लस मान लेता हूँ. क्या मान लेता हूँ? तो देख बेटा, एक पॉइंट चार्ज ही हो गया जिस पर प्लस चार्ज है, इसको मैंने Q1 चार्ज मान लिया. दूसरा पॉइंट चार्ज ही हो गया जिसका चार्ज मैंने Q2 मान लिया. यस और नो. और जैसा क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन कितना है? R. बोलो क्लियर है? क्या इनके बीच का फोर्स लिखवा सकते हो? कौन कौन फोर्स लिखवा सकता है दोनों के बीच का? बोलो क्या होगा? F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ये तो पहले वाला फोर्स हो गया F. अब आपका क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमने इन दोनों पॉइंट चार्जेस को स्पेयर से रिप्लेस करवा दिया. इन दोनों पॉइंट चार्जेस की जगह क्या रख दिया? स्पेयर. और स्पेयर पर वही चार्ज है जो कि इन पॉइंट चार्जेस के चार्ज है. और स्पेयर के सेंटर के बीच की दूरी है 1 मीटर. स्पेयर के सेंटर के बीच की दूरी कितनी है? मतलब देखो इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना था? 1 मीटर. अरे यही था ना. तो इन चार्जेस की जगह पर मैंने स्पेयर रख दिया. देखो यहां पर एक स्पेयर रख दिया और यहां पर एक स्पेयर रख दिया. और स्पेयर के जो सेंटर्स है ना, इनके बीच की जो दूरी है वो भी क्या है? स्पेयर के बीच की सेंटर की दूरी भी 1 मीटर है. ये क्वेश्चन बोल रहा है. यस और नो. स्पेयर के बीच के सेंटर की दूरी कितनी है? और स्पेयर के चार्जेस पॉइंट चार्जेस के बराबर है. मतलब ये पॉइंट चार्ज Q1 था तो इस स्पेयर पर भी Q1 है, और वो पॉइंट चार्ज Q2 था इस स्पेयर पर भी Q2 है. बोलो क्लियर है? अब बताओ, इस वाले स्पेयर पर अगर देखूंगा तो प्लस Q1 है, इस वाले स्पेयर पर क्या है? प्लस Q1. तो इस स्पेयर पर प्लस Q1 इस तरह से होगा. अरे यस और नो. इस वाले स्पेयर पर क्या है? प्लस Q2 होगा. यस और नो. और बताओ ये रेडियस कितनी है? 30 सेंटीमीटर. ये रेडियस कितनी है? और इनके बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर. मतलब 100 सेंटीमीटर. तो बताओ क्या स्पेयर बहुत पास पास रखे हुए हैं? स्पेयर के एक दूसरे के बहुत क्लोज है ना. अब एक बात बताओ, जब आप इन दोनों स्पेयर को एक दूसरे के क्लोज रखोगे तो इसका जो प्लस होगा इसके प्लस को क्या करेगा? बहुत बढ़िया. इसका प्लस इसके प्लस को
तो जब इसका प्लस इसके प्लस को रिपेल करेगा तो ये प्लस रिपेल होकर क्या इस साइड आ जाएगा, और इसका प्लस जब इसके प्लस को रिपेल करेगा तो इसका प्लस भी रिपेल होकर इस साइड आ जाएगा। तो थोड़ी देर बाद अगर आप इनके चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो ये सीन मिलेगा, ये प्लस रिपल्शन से इधर आ जाएगा, तो इधर से प्लस जो शिफ्ट होकर है रिपल्शन की वजह से इधर की तरफ आ जाएगा। अरे यस और नो? और ये प्लस रिपेल होकर इधर आ जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस में रिपल्शन होगा ना, तो चार्जेस के बीच में दूरी बढ़ेगी, तो चार्जेस जो है वो दूर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का मिलेगा। अगर रिपेल नहीं करते तो पूरे स्पेयर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता चार्ज का। अरे यस और नो? इसके चार्ज को कोई रिपेल नहीं करता तो ये चार्ज पूरी स्पेयर पर होता, इसके चार्ज को अगर कोई रिपेल नहीं करता तो इसका चार्ज भी पूरे स्पेयर पर यूनिफॉर्म होता। लेकिन जब दोनों स्पेयर को पास रखा तो रिपल्शन हुआ, और रिपल्शन से इन दोनों के चार्जेस दूर दूर जाएंगे, इसका प्लस रिपेल होकर इधर, इसका प्लस रिपेल होकर इधर, तो ये सीन आपको रिपल्शन के बाद का दिखेगा। यस और नो? अब देखो मुझे इनके बीच का नया फोर्स लिखना है। क्या लिखना है? अब एक चीज बताओ, आपका जो कूलम लॉ होता है ना, वो होता है पॉइंट चार्ज के लिए। किसके लिए होता है? और यहाँ पर ये पॉइंट चार्ज यदि स्पेयर है, तो अगर आपको स्पेयर के बीच में अगर कूलम लॉ लगाना है तो सबसे पहले तो आपको पूरे स्पेयर का चार्ज को एक पॉइंट पर कंसीडर करना पड़ेगा। जैसा आप लोग 11th क्लास में पढ़ते थे ना, सेंटर ऑफ मास। यस और नो? सेंटर ऑफ मास में क्या पढ़ते थे आप लोग? बॉडी के पूरे मास को एक पॉइंट पर कंसीडर करते थे, दैट पॉइंट वाज कॉल्ड। उसी तरह से यहाँ पर जब अपने को कूलम लॉ लगाना होता है तो उस केस में भी अपन बॉडी के पूरे चार्ज को एक पॉइंट पर कंसीडर करते हैं, और उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? वहां पर जिस पॉइंट पर पूरा मास माना जाता है उसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, यहाँ जिस पॉइंट पर पूरा चार्ज माना जाता है उस पॉइंट को। और सेंटर ऑफ चार्ज मानने के रूल्स भी वही है जो कि सेंटर ऑफ मास मानने के रूल्स है। याद दिलाता हूं आपको, जैसे स्पेयर होता है ना, अच्छा अगर एक पूरे स्पेयर पर यूनिफॉर्मली मास अगर डिस्ट्रीब्यूट है तो उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होता था। अरे बोलो, अगर इधर की तरफ मैंने कुछ थोड़ा मास, अगर इस साइड में अगर मैंने थोड़ा मास इसका बढ़ा दिया तो सेंटर ऑफ मास अभी भी सेंटर में माना जाता है कि शिफ्ट हो जाता है? किधर शिफ्ट हो जाता है? अच्छा राइट साइड में जिस तरफ मास बढ़ गया क्या उधर की तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाता है? बस वही चीज है। अगर आपका स्पेयर यूनिफॉर्मली चार्ज है ना, तो उस पूरे स्पेयर का चार्ज उसके सेंटर पे मान लिया जाता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ चार्ज। यस और नो? लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपके स्पेयर में इस तरफ चार्ज ज्यादा है, अगर आपके स्पेयर में इस तरफ चार्ज ज्यादा है तो जैसे इस तरफ मास ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे नहीं थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। तो वैसे अगर पूरे स्पेयर पर यूनिफॉर्मली चार्ज है तो पूरे स्पेयर का चार्ज सेंटर पे माना जाएगा, और अगर इस तरफ चार्ज ज्यादा है तो इसका सेंटर ऑफ चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। किधर शिफ्ट होगा? जिधर चार्ज ज्यादा है, तो यहां पर सेंटर ऑफ चार्ज माना जाएगा अब इसका। तो वही चीज यहाँ पर है। तो बताइए, कूलम्ब लॉ लगाने के लिए मुझे स्पेयर का पूरा चार्ज एक पॉइंट पर कंसीडर करना है जिसको मैं बोलूंगा सेंटर ऑफ चार्ज। अब आप मेरे को बताओ कि सेंटर ऑफ चार्ज कहां मानना चाहिए। इधर देखो आप एक बार पहले, सब लोग इधर देखो। यस, ये तो स्पेयर का सेंटर हो गया। क्या सेंटर ऑफ चार्ज यहां मान लू, यहां मान लू? कौन कौन बता सकता है कहां मानना चाहिए? जल्दी बताओ, कौन कौन बता सकता है कि सेंटर ऑफ चार्ज कहां मानना चाहिए? बोलो कहां माने? क्या यहां पर माने? तो ये इसका सेंटर ऑफ चार्ज हो गया, ये तो इसका सेंटर ऑफ चार्ज हो गया, तो इसका सेंटर ऑफ चार्ज में यहां मानू। अच्छा इसका सेंटर ऑफ चार्ज सेंटर पे मान लू, यहां मान लू, यहां मान लू, तो इसका सेंटर ऑफ चार्ज मैंने यहां मान लिया। तो देखो ये इसका सेंटर ऑफ चार्ज और ये इसका सेंटर ऑफ चार्ज, और ये दोनों के सेंटर ऑफ चार्ज के बीच की दूरी है आर डैश, और ये आर डैश आर है कि आर से ज्यादा है? तो बताओ रिपल्शन की वजह से दोनों स्फीयर के सेंटर ऑफ चार्ज के बीच की दूरी वही है कि बढ़ गई? क्या डिस्टेंस बढ़ गई क्या? तो सेंटर ऑफ चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है वो बढ़ गया ड्यू टू रिपल्शन, और सेंटर ऑफ चार्ज के बीच का दूरी अगर बढ़ गया तो आपको पता है कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r²। चार्ज बदला है कि नहीं बदला है? चार्ज तो वही है, सेंटर ऑफ चार्ज की दूरी बदली है। यस और नो? स्पेयर पर चार्ज तो वही है जो कि पॉइंट चार्जेस के बीच में चार्ज था, जो पॉइंट चार्ज का चार्ज था वही स्पेयर का चार्ज, चार्जेस तो वही Q1 Q2 भी है, लेकिन पॉइंट चार्जेस के बीच का सेपरेशन था 1 मीटर, और इन स्पेयर के सेंटर ऑफ चार्जेस के बीच का सेपरेशन 1 मीटर या मोर देन 1 मीटर। तो बताइए जो आर डैश है वो किससे ज्यादा है? आर से। तो बताओ एफ डैश एफ से कम होगा। तो बताइए फोर्स बिटवीन द स्पेयर विल डिक्रीज और इंक्रीज? फोर्स बिटवीन द स्पेयर विल बी डिक्रीज एज कंपेयर टू द फोर्स बिटवीन द पॉइंट चार्जेस। किस किस के बात समझ में आएगी? क्लियर है बात? और अगर मान लीजिए कि सेपरेशन बहुत लार्ज होता दोनों के स्पेयर के बीच में, सेपरेशन बहुत लार्ज होता तो क्या करते? तो फिर अपन
रिपल्शन की वजह से ये शिफ्टिंग कंसिडर नहीं करते? अरे यस और नो? स्फीयर बहुत क्लोज है तो चार्ज की शिफ्टिंग आपने कंसिडर करी यहाँ पर। ठीक है बेटा, मन में किसी भी तरह का कोई विचार अगर आ रहा हो तो पूछ लो। कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में चल रहा हो तो पूछ सकते हो। नहीं, नहीं लिखा अभी तक? लिखो, फटाफट से लिखो। डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो फोर्स कम हो जाएगा। F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। सेपरेशन बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा ना बेटा, है ना? तो वो लिखा है ना, देखो उसके आगे बने R डैश इज मोर देन R, तो F डैश इज लेस देन F। नहीं, अगर बहुत लार्ज सेपरेशन पर अगर स्पेयर रखे होते हैं तो फिर ये असर नहीं आता, चार्ज शिफ्ट होने वाला असर नहीं आता, तो फिर अपन चार्ज को सेंटर पे मान लेते। लिख लिया ना आप लोगों ने? ऐसा लगा 12th का फिजिक्स एज कम्पेयर टू 11th का फिजिक्स इजी है? पक्का? पूरी फिजिक्स का सबसे टफ चैप्टर पढ़ रहे हैं आप लोग अभी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। मजाक नहीं कर रहा मैं आपसे। पूरी फिजिक्स में सबसे टफेस्ट जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। क्या? नहीं, बाकी के चैप्टर इससे सिंपल है, 12th क्लास के। इस चैप्टर में अभी तक आएगा ही नहीं आपको, हमेशा ऐसा लगेगा चैप्टर। हाँ, सबसे टफ, बाकी चैप्टर इससे भी सिंपल है। क्या लिख लिया आप लोगों ने? ये अपनी ये दुकानें क्यों बंद कर रहे हैं आप लोग? ये क्या मतलब है, कॉपी क्यों बंद कर रहे हैं? अभी बेल कहाँ बजी है? अभी टाइम नहीं हुआ है आप लोगों का? हेडिंग लिखो फटाफट से, जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। हेडिंग लिखो फटाफट से। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो अभी तक तो अपन फोर्स का मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे बस, लेकिन आप सब जानते हो कि फोर्स तो वेक्टर होता है ना। तो वेक्टर फॉर्म में किस तरह से कूलम फोर्स को लिखेंगे, कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे? देखो अभी तक जितने भी सवाल आप लोगों ने करे हैं, सभी सवालों में फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करी है हम लोगों ने। मैग्नीट्यूड की बात करी है ना। फोर्स क्या होता है, वेक्टर होता है, स्केलर होता है? तो फोर्स को जब तक वेक्टर फॉर्म में ना लिखेंगे तब तक उसका डिस्कशन अधूरा है। तो फोर्स को अपन वेक्टर फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, ठीक है? अगली क्लास में लिख लेंगे। लेकिन अब एक बात और सुन लेना मेरे पहले, अगली क्लास में, अरे आज नहीं दे रहा, अगली क्लास में दूंगा। अब मेरी बात सुन लेना पहले काम की। आप अगर चाहते हैं कि अगली क्लास स्मूथ निकले तो कुछ चीजें आपको पढ़ के आना है। क्या पढ़ के आना है? वेक्टर। और वेक्टर में क्या पढ़ के आना है ये भी देख लो, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब नहीं पढ़ना। अच्छा, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको अगली क्लास में बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि एक फोर्स है 3 न्यूटन का, एक फोर्स है 4 न्यूटन का, नेट फोर्स बताओ। क्या? गलत आंसर है, 5 न्यूटन। नेट फोर्स बिटवीन 1 न्यूटन टू 7 न्यूटन। तो अगर मैंने एंगल नहीं बोला तो फिर आपको आंसर यही करना पड़ेगा ना। फिर आपको सारी कंडीशन अज्यूम करके आंसर करना पड़ेगा कि 1 से 7 तक कुछ भी हो सकता है। अब मैं एक बात बोल देता हूँ पहले, अगली क्लास में आपको जो मैं बोल के, मैं जो भी बोल रहा हूँ, अगर आप अगली क्लास में रीड करके आएंगे तो अगली क्लास स्मूथ निकलेगा, ना वेक्टर में उलझ जाओगे आप लोग। आपको वेक्टर एडिशन आना चाहिए। जैसे एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर बी और एंगल थीटा, तो उनका रिजल्टेंट आना चाहिए आपको। √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। उसके स्पेशल कंडीशंस आनी चाहिए कि थीटा 0 होने पर वेक्टर्स को जोड़ लेते हैं, 180 होने पर सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं, 90 होने पर पाइथागोरस कर लेते हैं। याद है? अच्छा, फिर उसमें एक और स्पेशल कंडीशन थी, जब इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स होते हैं और एंगल 60 होता है, √3 टाइम 90 पर √2 टाइम्स
और 120 पर सेम वैल्यू का रिजल्टेंट। याद है आपको? ये सब बातें आप अगली क्लास में पढ़ के आना, क्योंकि ये सारी बातें अगली क्लास में काम आएगी आपके। ठीक है।